नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जो फ्रेमवर्क बना है उसकी खबर से। उसके बाद दिखाएंगे आपको दूसरी खबर। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही बताएंगे कि 2 दिन के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का जो दौरा है उससे जुड़ी भी आपको खबर दिखाएंगे और साथ साथ बताएंगे आपको कि मलेशिया का ये जो दौरा है पीएम मोदी का, ये कितना महत्वपूर्ण है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ की है, अमित शाह से जुड़ी हुई। और जो चौथी खबर है वो खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। पांचों खबरों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आपको। नक्सलियों से जुड़ी भी एक खबर है जिसमें कि नक्सलियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर और सुकमा में यह आत्मसमर्पण हुआ है। तो एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो पहली खबर होगी जहां पर भारत अमेरिका के व्यापार समझौते को लेकर फ्रेमवर्क जारी किया गया है। दूसरी खबर पीएम के मलेशिया दौरे से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी। और चौथी खबर सुकमा बीजापुर में जो आत्मसमर्पण किया है नक्सलियों ने उससे जुड़ी हुई। पांचवी खबर श्योपुर से है। कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल का एक अजीबोगरीब बयान आया है। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको बताएंगे। तो बारी बारी से इन पांचों खबरों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत अमेरिका यूएस ट्रेड की खबर से, जिसका फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। और जैसे पहले अमेरिका ने 50% जो टैरिफ लगाया था उसको घटाकर 18 पर वो आ चुका है और 25% जो अलग से रूस के साथ खरीदी पर जो लगाया गया था टैक्स उसको भी हटा लिया गया है, रेसिप्रोकल टैक्स जिसको कहा गया था। और उसके बाद दोनों देशों के बीच जो फ्रेमवर्क है वो जल्द ही लागू किया जाएगा। व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बीटीए की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक ये फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को शुरू हुई भारत अमेरिका बीटीए वार्ता को आगे और बढ़ाएगा। और इस समझौते में आगे चलकर बाजार की पहुंच, सप्लाई चेन मजबूत करने, ट्रेड बैरियर को कम करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं को लेकर सभी टैरिफ खत्म करेगा या फिर कम करेगा। देखिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ या तो खत्म करेगा, यानी कि उस पर लगने वाला जो चार्जेस पहले हम लेते थे जो 30 से लेकर 100% थे उसको भारत या तो पूरी तरीके से जीरो कर देगा या बहुत कम कर देगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन यानी कि 27.18 लाख करोड़ रुपए के बाजार को खोलेगा। और उनके मुताबिक एमएसएमई, किसान, मछुआरे सबसे बड़े लाभार्थी इसके होंगे और इससे महिलाओं, युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। तो अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब के उत्पादन खरीदी को लेकर सहमति भी जताई गई है। तो अब इस दिशा में फ्रेमवर्क आगे बढ़ रहा है। इस पूरी खबर को लेकर और ज्यादा इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया है इसको कैसे और फाइन तरीके से समझा जाए, क्योंकि अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी आमजन ये समझ नहीं पा रहा है कि इसमें भारत को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी जो किसानों को लेकर जो बात हो रही है उसमें संशय की स्थिति मालूम पड़ती है। सनी जी देखिए, ये जो फ्रेमवर्क है या जो टैरिफ को लेकर समझौता हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट है कि यह समझौता बहस सोच विचार कर हुआ है। इसी कारण इतनी देर की गई है। जहां तक सवाल इसको लेकर आशंकाओं का है तो एक विकसित देश और एक विकासशील देश दोनों की जो आवश्यकता है उसमें बहुत फर्क होता है। भारत के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। भारत के जो हमारे श्रमिक हैं उनके हित जुड़े रहते हैं, खासकर टेक्सटाइल को लेकर। जो हमारे श्रमिक गुजरात ले लें, आप कर्नाटका ले लें, देश के अन्य इलाकों में भी, तो बहुत सारा माल हमारा पड़ा हुआ था।
अब 18% टैरिफ सिर्फ लगाया है अमेरिका ने। उससे फायदा यह हो रहा है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया जैसे देश जो कि टेक्सटाइल वहां पर टेक्सटाइल कपड़े पहुंचा सकते थे, हमने उन पर बढ़त हासिल कर ली है। इसका फायदा हमारे कपड़े से जुड़े व्यापारियों को होगा, श्रमिकों को होगा। दूसरी तरफ चमड़ा एवं जूतों को लेकर समझौता हुआ, इस पर भी बहुत टैरिफ कम कर दिया गया है। जैविक रसायन, तो कुल मिला के ऐसी चीजें हैं जो भारत की आम जनता, आम श्रमिकों, आम जो उद्योग है उनसे जुड़ी हुई है और इस कारण से अब भारत फायदे में रहने वाला है। जहां तक सवाल यह है कि कृषि क्षेत्र को लेकर जो तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, तो देखिए दुग्ध को लेकर जहां तक बात है तो अमेरिका की जो गायें होती है, ऐसा माना जाता है कि उनको कुछ मांसाहारी उनको खिलाते हैं और ऐसी चीजों को भारत में पसंद नहीं किया जाता है। हमारे धार्मिक कारण हो सकते हैं, आध्यात्मिक कारण जो भी, तो सरकार बहुत इस मामले में स्पष्ट है और अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है। दूसरी तरफ जो तेल को लेकर या शराब या स्प्रिट को लेकर जो अमेरिका जो फायदे में रहने वाला है, तो ये ऐसी चीजें जो विमान के कलपुर्जे तकनीक को लेकर, तो अमेरिका के लिए भारत का बाजार वहां पर है जिस स्तर के लोग पसंद करते हैं, लेकिन भारत के आम नागरिक की चीजें, भारत के आम श्रमिकों को फायदा होगा। कुल मिलाकर ये बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है मेरे जहन में ब्रह्मदीप जी, पहले अमेरिका 3% टैरिफ लगाता था और अब वो लगाएगा 18%। इधर भारत जो टैरिफ लगाता था 30 से लेकर 100%, उसको वो शून्य करने की बात कह रहा है। तो ये नुकसान तो एक तरफ से दिखाई देता है, इस तरह से इस पर कोई बात नहीं हो रही है कि ठीक है, आप एक तरफ फिर वियतनाम की भी बात करते हैं, फिर एक तरफ आप कहते हैं कि हम रूस से जो रिश्ते चल रहे थे उसको भी, उससे तेल नहीं खरीदेंगे। तो ये जो स्थितियां बन रही है, जरा इसको भी समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए सनी जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में विकासशील देश हमेशा फायदे में रहते थे, लेकिन जब से मुक्त व्यापार समझौते हुए तो वो दोनों देशों द्वारा तय शर्तों के अनुरूप होता है। जहां तक सवाल यह है कि अमेरिका बहुत फायदे में रहेगा या भारत बहुत नुकसान में रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उत्पाद होते थे वो किस मात्रा में वहां पर उनको बेचा जाता था, उसको वहां पर उसकी लागत क्या होती थी, क्या वहां पर औद्योगिक केंद्र स्थापित थे या उनको भारत में बनाकर वहां पर बेचा जाता था, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण ये जो टैरिफ है इसमें एक प्रकार का असंतुलन नजर आता था। लेकिन अब बहुत स्पष्ट है कि भारत से जो चीजें जाएगी उन पर टैरिफ जो है वो घट गया है। कुल मिलाकर यह वहां पर जो औद्योगिक संस्थान स्थापित थे, भारत में जो औद्योगिक संस्थान स्थापित थे, ट्रंप का कहना है कि जो अमेरिका में जो सामान बनता है क्या उसको वहीं बनाया जाए, भारत से नहीं मंगाया जाए। तो ऐसे में दोनों देश, चलिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पे आगे किस तरह से व्यवहारिक तौर पर क्या जो इसके फायदे वो दिखाई देते हैं समझना होगा। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, चूंकि अगली खबर भी विदेश मामलों से जुड़ी हुई है और आपसे ही इस पर हम और बात करना चाहेंगे। तो 5 का पंच में अगली जो खबर है वो जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जो कि मलेशिया के कोलालमपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। मलेशिया और भारत के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उन्होंने बढ़ाया है। 8 साल पहले 2018 में भी वो गए थे मलेशिया और उस वक्त भी दोनों देशों के जो संबंध थे उसको मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो ये दौरा महज कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत के हथियार आयातक के सक्षम निर्यातक बनने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर भी इसे बताया जा रहा है। यात्रा का मुख्य आकर्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का डॉर्नियर DO-228 विमान भी है। दरअसल मलेशिया को अपनी लंबी तटरेखा की सुरक्षा, समुद्री निगरानी के लिए किफायती और आधुनिक विमान की जरूरत थी, जहां पर मेड इन इंडिया डॉर्नियर अपनी बेहतरीन जो खूबियां है उसके लिए एक पहली पसंद बनकर उभरा है। पीएम मोदी की मौजूदगी में सुरक्षा सौदे पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां दोनों ही प्रधानमंत्री एक ही कार में सवार हुए। साथ ही एक बार फिर से कार डिप्लोमेसी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। तो पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम प्रगति में एक दूसरे के साथ हैं, भारत मलेशिया की साझा विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस खबर पर एक बार फिर से ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, ये जो दौरा है पीएम का,
इसको कैसे सामरिक तौर पर समझा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण कि भारत जिस तरह से अब अपने देश से निर्मित हथियारों को निर्यात कर रहा है, इस दिशा में ये कितनी बड़ी पहल है, इससे कितना ज़्यादा भारत को एक माइलेज मिलेगा? देखिए सनी जी, ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि इंडो पैसिफिक विजन जो है भारत का, जिसमें भारत एक टेस्ट पॉलिसी के तहत आसियान के देशों से मजबूत संबंध करना चाहता है। देखिए, हमने अमेरिका से सबक लिया है कि हमारे सामान को पड़ोस में कैसा बेचा जाए या आसपास के देशों में कैसा बेचा जाए, तो उस कड़ी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह भी है कि मलेशिया को लेकर हमारे रक्षा समझौते बहुत पुराने 1993 से लगातार सहयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो विमान बन रहे हैं या भारत की आकाश मिसाइल है, इन पर दुनिया भर की नजरें हैं। और जो मलेशिया है वो भारत से विमान भी खरीदना चाहता है, जो संयुक्त परियोजनाओं पर काम करना चाहता है, जिससे कि भारत और मलेशिया मिलकर दोनों हथियार बना सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मलेशिया में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो चीन पर दबाव डालने की दृष्टि से भी मलेशिया से भारत के संबंध बहुत मजबूत है। तो न केवल रक्षा संबंधों को लेकर, लेकिन सामरिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से पीएम मोदी की यात्रा, मलेशिया यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी का अंदाजा, इसका यही कारण है कि वहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बाकायदा एयरपोर्ट आए, का अपनी कार से लेकर गए। तो इससे पता चलता है कि मलेशिया भी उत्साहित होकर भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। सनी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक नया जो प्रगाढ़ संबंध है एक नई दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 महीने का महज वक्त बचा है। ऐसे में आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। 3 दिवसीय अपने दौरे की शुरुआत वो आज से कर रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम और तमाम जो दिग्गज है वो पहुंचे। और कल एक हाई लेवल बैठक भी वो करने वाले, जिसमें कि नक्सल मोर्चे को लेकर हाल ही में जो डिजी कॉन्फ्रेंस में ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, उस ब्लूप्रिंट को लेकर वो समीक्षा करने वाले हैं और देखने वाले कि किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या उस ब्लूप्रिंट को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो उस पर वो मंथन चिंतन कल करने वाले। हाई लेवल बैठक होने जा रही है कल। और बता दें आपको कि 31 मार्च की डेडलाइन को अंतिम रणनीति के तहत आगे बढ़ाया जाना है। और बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी, आईजी समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो 8 फरवरी को विभागीय बैठक भी करेंगे, नक्सल मामलों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। जगदलपुर में बस्तर पंडुम को लेकर जो समापन है उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है। आज कौन कौन सी बैठकों में शामिल हो रहे हैं, कल के लिए क्या कार्यक्रम है, किस तरह से उनका रूटीन जो है वो तय हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से मेफेयर के लिए रवाना हो चुके हैं। मेफेयर में उनकी संक्षिप्त चर्चा जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ होगी। संभव है कि कल की बैठक की जो तैयारियां हैं वो की जाए और जो उसके टॉकिंग पॉइंट्स है उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि कल का जो बैठक हो बेहद महत्वपूर्ण है। कल हाई लेवल मीटिंग जो है वो आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो अब निर्णायक मौके पर पहुंच चुकी है। 50 दिनों का समय शेष है जब छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की गई है। इन 50 दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के कुछ ऐसे इलाके हैं
जहां पर सामरिक रूप से और रणनीतिक रूप से लड़ाई को और तेज किया जा रहा है। इसे लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है, जहां पर फोर्स के लिए अभी भी चुनौती बने हुए नक्सली, वहां पर कैसे फोर्स पहुंचे, कैसे नक्सलवाद का खात्मा हो, कैसे नक्सली सरेंडर करें, अगर नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इन तमाम विषयों को लेकर रणनीतिक रूप से जो चर्चा है वो की जानी है। छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ LWE की बैठक है, तो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो अन्य भी राज्य हैं, जैसे तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इन सभी जो राज्यों के चुनिंदा अधिकारी वो भी बैठक में शामिल होंगे। तो LWE प्रभावित राज्यों के भी जो अधिकारी उनकी भी बैठक होगी, और ये जो बैठक है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में होने जा रही। अब तक जो सफलता नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मिली है वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के वजह से मिली है, बेहतर समन्वय राज्यों ने दिखाया है। छत्तीसगढ़ से अगर कोई नक्सली जा रहा है तो उसे तेलंगाना में ढेर किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के नक्सली को गढ़चिलौरी में भी ढेर किया गया। कई ऐसे जो हार्डकोर नक्सली है उनको सरेंडर कराने का काम दूसरे राज्यों में किया गया। तो कुल मिलाकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहद महत्वपूर्ण चीज है। इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद परसों सुबह कल 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठकों में व्यस्त रहेंगे अमित शाह, और उसके बाद 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। बस्तर पंडुम का भी जो समापन होगा वह बेहद खास इसलिए होगा कि अमित शाह जब जगदलपुर पहुंचेंगे तो वहां पर भी सुरक्षा बल के जो अधिकारियों का मनोबल तो जिस तरह से हर बार बढ़ाते रहे, एक बार फिर से उनका मनोबल बढ़ाने का काम तो वे करेंगे ही, साथ ही साथ मांझी चाल के और जो अन्य आदिवासी समुदाय से जुड़े प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से हर बार देखा जाता है कि वो जो नक्सलवाद से प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनका ये दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत के लिए। ऐसे में एक जो लास्ट डेडलाइन है उसको पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा गौरव, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए अमित शाह का दौरा है और वक्त अब मार्च में बहुत कम बचा है। 31 मार्च से पहले नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत की दिशा में ठोस रणनीति की तरफ और मजबूती से आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, उस दिशा में उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले एक बड़ी कामयाबी मिली है बीजापुर और सुकमा में, जहां पर 1,62,00,000 रुपए के 52 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया। लगातार आत्मसमर्पण की जो खबरें हैं वो हर दिन लगभग सामने आती है, लेकिन इस बार का आत्मसमर्पण बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजापुर और सुकमा ये सबसे ज्यादा प्रभावित नक्सल क्षेत्र रहे हैं, जहां पर बीजापुर में 85 लाख के इनामी 31 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो वही सुकमा में भी 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर 76 लाख रुपए का इनाम था। सुकमा में नक्सलियों के पास से एक AK-47, SLR, BGL लॉन्चर ये हथियार मिले हैं। अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों की बरामदगी यहां से की गई है। उनके पास से गोला बारूद भी मिला है। सरेंडर करने वालों में नक्सल संगठन के कैडर स्तर के नेता और कई खूंखार नक्सली शामिल हैं, जो बरसों से बस्तर के जंगलों में अपनी दहशत कायम किए हुए थे। बस्तर IG P सुंदरराज ने सुरक्षा को लेकर इसे रणनीतिक जीत बताया, सुरक्षा बलों की रणनीतिक जीत के तौर पर इसको उन्होंने बताया है, और कहा है कि जिस तरह से लगातार हर दिन सरेंडर हो रहे हैं ये मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। एक तरफ जो हम लोगों ने यहाँ पर लगातार ऑपरेशंस जारी रखे हैं और जिसमें हमें कई सफलताएं भी मिली है, कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, और साथ ही साथ हम लोग दूसरे जो वैक्यूम एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके जो दूर दराज के गांव हैं उनको मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं, और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन गाँवों तक पहुँच रही हैं, और वहाँ के गाँव के जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो एक बार मैं फिर उन सभी से अपील करूंगा जो बचे हुए नक्सली हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आए। आज 30 लोग हमारे पास सरेंडर के लिए
आए थे, जिसका साथ समर्पण किया गया है। 30 में से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी के जो सचिव है मंगी पूनम, और उसके साथ उसका हस्बैंड जो बीजू करटम जो है, वो काफ़ी लंबे समय से उस क्षेत्र में थे। उनके साथ में काफ़ी सारे जो है पार्टी मेंबर्स ने सरेंडर किया है और लोग सरेंडर्स के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो 5 तारीख को जो हथियार के साथ में आत्मसमर्पण किए थे, इसमें और 30 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का संकल्प लिया है। और गणेश मिश्रा, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, एक बहुत बड़ी कामयाबी आज मिली है नक्सलवाद के इस नक्सल मुक्त बस्तर की दिशा में। इस तरह का आत्मसमर्पण, ये कितनी बड़ी सफलता है, और जिस तरह से हम बस्तर को अब तक देख रहे हैं कि नक्सल मुक्त होता जा रहा है, ऐसे में आज जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, कितने बड़े नक्सली? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजापुर पुलिस के लिए आज बड़ी सफलता का दिन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज नेशनल पार्क एरिया कमेटी को एक बड़ा झटका लगा है। और झटका इसलिए क्योंकि नेशनल पार्क एरिया कमेटी में और उस इलाके में सक्रिय 30 जो नक्सली हैं, जिन पर लगभग 85 लाख रुपए का इनाम था, उन्होंने समर्पण किया, जिनमें प्रमुख नाम मंगी का है। मंगी की तलाश सुरक्षा बलों के जवानों को काफी समय से था, परंतु अब उसने समर्पण कर दिया। तो नेशनल पार्क का वो इलाका, जिस इलाके में ये लोग सक्रिय थे, वो कहीं ना कहीं से अब नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। और ऐसे में अब लगातार बीजापुर के एसपी और डीआईजी से अपील कर रहे हैं कि जो बचे हुए नक्सली वो भी समर्पण कर दे, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं है। स्पष्ट तौर पर कहना है कि वक्त ज्यादा नहीं है उन नक्सलियों के पास, जो नक्सली अभी भी हथियार बंद है और जंगलों में सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं इस समर्पण के बाद जो बचे हुए नक्सली हैं, उन तक ये मैसेज जरूर जाएगा कि अब उनके पास समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो आज का जो समर्पण है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, विकल्प नहीं बचे गणेश, और बाकी भी बहुत जल्द सरेंडर करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया गणेश मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, जब भी अपराध होता है तो अक्सर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ये कहते हैं कि इस अपराध पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर सख्त कुछ होना चाहिए। लेकिन एक श्योपुर का मामला सामने आया, जहां पर श्योपुर के कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल चोरी के मामले में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि चोर ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक किया है, अगर चोर मिल जाए तो हम उसे सम्मान भी देंगे, उसको इनाम भी देंगे। आखिर चोर जिस तरह से चोरी करके गया, इस गंभीर वारदात को लेकर ये टिप्पणी उन्होंने क्यों की, इस पर जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका जवाब इस पर भी दिलचस्प सामने आया। दरअसल मामला क्या है, पहले वो आपको बताते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर पर बीते दिनों एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट होता है उसकी चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने पूर्व विधायक के घर के पीछे घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अभी तक इस पर खुलासा नहीं हुआ है। चोर अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर पर यह चोरी हुई थी। अब कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल ने तंज कसा है और उन्होंने चोर को इनाम देने की बात कही और कहा कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि जब खुद जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, ऐसे में चोर को तो धन्यवाद ही दूंगा मैं। बताएंगे किस तरह की घटना हुई है? ये रात को हुई सर, लगभग रात का तो अब हमें पता नहीं, मेरी ड्यूटी 6 बजे खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, तो कैसे क्या हुआ, क्या कितने कीमत का पंखा था? लगभग एसी का था? एसी का पंखा ले गए। खुशी की बात है, पूर्व विधायक जी का चोरी का पंखा हो गया तो चोर हवा खाएगा। मैं तो ऐसे चोर को अगर ऐसी जगह पे चोरी करता तो इनाम और दूंगा, धन्यवाद देता हूँ चोर को। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व विधायक उनकी सरकार है, मैं चोरी कर रहा तो धन्यवाद है सब चोर को, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उसको इनाम और दूंगा, कहीं मेरे पास आ जाएगा तो अब इस चोरी को लेकर और इस कमेंट को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा है, लेकिन कानून को लेकर, अपराध को लेकर भी लगातार हर दिन खबरें आ रही है। ऐसे में इस पर गंभीरता कब दिखाई जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को कब मजबूत किया जाता है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।